अभी अंकिता भंडारी केस हुआ, वो आपने देखा, वीआईपी और हत्या सारा कुछ। और अचानक से अंकिता भंडारी केस को लेकर भी अभी काफी ज्यादा महापंचायत होने वाली थी और काफी सारा शोर, और उसी बीच में एक के बाद एक सांप्रदायिक घटनाएं आना शुरू हो जाती हैं। दीपक, जिसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया, वो घटना थी। उसके बाद आज ही एक घटना हुई है जिसकी आज रिपोर्टिंग आई है। घटना तो एक आध दिन पहले हुई होगी, जिसमें काली सेना वहां पर बनाई गई है। उसने एक मजार को तोड़ दिया और कहा कि ये लैंड जिहाद था। तो लैंड जिहाद, फला जिहाद, ढिमका जिहाद, ये सारा कुछ तो देश भर में हम देख ही रहे थे। लेकिन अचानक से उत्तराखंड, जिसको देवभूमि कहा गया, अचानक से वहां पर बहुत तेज ये घटनाएं हो गई हैं। मेरे ख्याल से इसका प्लानिंग आरएसएस की शाखाओं में, आरएसएस के हेड ऑफिस में लंबे टाइम तक होता है कि यहाँ इस प्रदेश में सांप्रदायिकता बढ़ाना है तो उसके लिए कौन सा सबसे अच्छा रास्ता रहेगा। तो ये कोई अचानक होने वाली बात नहीं है। सांप्रदायिक राजनीति को मजबूत किया जाता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक बेसिक कारण तो यही है कि जो बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन चीज़ों से ध्यान हटाना। बंगाल को जीतने के लिए जो ये पागलपन है इनका, इसमें घुसपैठियों की बात और बाकी सब, अगर आप बंगाल का इतिहास देखें, ममता बनर्जी, जिनको हम सेकुलर मानते हैं, उन्होंने बीजेपी को एंट्री दी थी, पैर रखने की जगह उन्होंने जी। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक राजनीति की समझ कई पार्टियों में नहीं है और उनकी अवसरवादिता, खुद का स्वार्थ, ये आइडियोलॉजी, विचारधारा से ऊपर रखते हैं। ये एक बहुत दुख की बात है। ये नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं, कहाँ क्रिश्चियंस के खिलाफ, कहीं मुसलमानों के खिलाफ, कहीं देवभूमि के नाम पे, कहीं ये बॉम्ब ब्लास्ट के नाम पे, ये अलग अलग चीज़ें ढूंढ लेते हैं। तो बंगाल में इनका जो आपका शुरू का सवाल था, बंगाल में काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं। बड़ा मजेदार है, नीतीश कुमार गए बीजेपी के साथ तो कम्युनल हो गए, लौट आए तो सेकुलर हो गए। टीडीपी चली गई बीजेपी के साथ तो कम्युनल हो गई, लौट आए तो सेकुलर हो गई। तो ये जो अवसरवादी राजनीति है, ये देश में सांप्रदायिकता को इस लेवल पर पहुंचाने में कितनी जिम्मेदार है। देखिए, राजनीति में कई प्रकार के लोग आते हैं और सत्ता में आने के बाद किस प्रकार की अवसरवादिता मजबूत हो जाती है। जब सत्ता आपका प्राथमिक गोल होता है, जब सिद्धांत आपके प्राथमिक गोल होते हैं, तो आप अम्बेडकर सरीका कभी भी इस्तीफा लिए जेब में घूमते हैं और कहते हैं ये मुझे मंजूर नहीं, आई एम आउट। पूरा अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट को, मणिपुर में इन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रखा, उसके बाद नया मुख्यमंत्री बनाया और अगले ही दिन हिंसा भड़क गई और प्रधानमंत्री बाकायदा संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जवाब में कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हमने शांत करा दिया। ये जो सर एकदम व्हाइट लाई बोलने का, सफेद झूठ बोलने का जो है, और इस पर सब खामोश रहते हैं, कोई सवाल नहीं करता है। ये झूठ उनका चलता इसलिए है कि उनका मीडिया उनके नियंत्रण में है। और अभी जो उन्होंने जैसे अमेरिका से पैक्ट किया, मैं आपको सवेरे बता रहा था, तो अमेरिका से पैक्ट जो यहाँ के किसानों के लिए एक आत्महत्या के समान है। उसमें किसानों के संगठन की तरफ से वो पूरा एडवर्टीजमेंट जारी कर रहे हैं कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने ये किया। तो ये मैनिपुलेशन ऑफ लोगों की सोच को जो मैनिपुलेट करते हैं। तो जो गांधी कहते थे कि हमारी नीतियाँ पंक्ति के आखिरी व्यक्ति को देखकर बनाई जानी चाहिए, ये उसके उलट इनकी नीतियां हैं जो उस पंक्ति के सामने वाला व्यक्ति है उसको ही पूरा नज़र में रख के अपनी नीतियों को बढ़ाया जाए। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर राम पुनियानी। परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल पर लगातार आते रहे हैं। हाँ, पहली बार आमने सामने बैठकर हम लोग बात कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अशोक। सर, बात शुरू करना चाहूँगा मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जिस तरह की घटनाएं लगातार आ रही हैं, दीपक, जिसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया, वो घटना थी। उसके बाद आज ही एक घटना हुई है जिसकी आज रिपोर्टिंग आई है। घटना तो एक आध दिन पहले हुई होगी, जिसमें काली सेना वहाँ पर बनाई गई है। उसने एक मज़ार को तोड़ दिया और कहा कि ये लैंड जिहाद था। तो लैंड जिहाद, फला जिहाद, ढिमका जिहाद, ये सारा कुछ तो देश भर में हम देख ही रहे थे। लेकिन अचानक से उत्तराखंड, जिसको देवभूमि कहा गया, अचानक से वहाँ पर बहुत तेज़ ये घटनाएं हो गई हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर तमाशा चल रहा है और भी तमाम सारे तमाशे लगातार चल रहे हैं। हेट स्पीच की जो लिस्ट आई, उसमें उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, वो नंबर 1 पे थे एंड ही इज़ प्राउड ऑफ दैट। उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। देखिए, पुष्कर धामी, इनका जो पृष्ठभूमि है वो इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि वो आरएसएस बैकग्राउंड, बीजेपी के बैकग्राउंड से आते हैं और ये उनकी राजनीति का भाग है
कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाकर अपनी राजनीति को मजबूत करें। और जहाँ तक देवभूमि का सवाल है, अब मेरा सवाल ये भी है, केरला में जैसा कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री, क्या वो सच नहीं है? देश का कौन सा भाग देवभूमि नहीं है? और देवभूमि है इसलिए ये हिंदुओं की है और मुसलमानों को यहाँ दुय्यम रहना चाहिए, और उन पे इतने डायरेक्ट हमले, ये सांप्रदायिक राजनीति का एक नया मोड़ है, एक नया बिंदु है जो बताता है कि हम कितनी खतरनाक दिशा में आगे जा रहे हैं। अब यहाँ जो लोग उपद्रव करते हैं, ये भी मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि वास्तव में सड़कों पर जाकर जो मज़ार तोड़ते हैं या मोहम्मद दीपक पे आक्रमण करते हैं, वो तो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड, अशिक्षित या शिक्षित या जो भी हो, उनको भड़काना इनका मुख्य काम है। और दुख की बात यह है कि आखिर में ये लोग जो भड़काने वाले होते हैं वो तो सत्ता में शक्तिशाली हो जाते हैं, और इन लोगों का जो वास्तव में सड़क पर काम करते हैं उनका क्या भविष्य है। तो मुझे बहुत डर लग रहा है ये कि उत्तराखंड जो एक नए तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये पूरे देश के लिए ख़तरनाक है। और सांप्रदायिक राजनीति का दूसरा पैटर्न देखिए, जब एक प्रदेश में ये एक लेवल पे आती है तो वो लेवल उनका एक बेस हो जाता है, आधार हो जाता है, दूसरी जगह पे उससे वो आगे जाते हैं। तो देवभूमि हमको ये एक इशारा दे रही है कि ये बहुत एक ख़तरनाक चीज़ हो रही है, और आगे देश में जो भविष्य है अल्पसंख्यकों का और हमारी नागरिकता का, अल्पसंख्यकों का तो है ही, पर हमारी नागरिकता का जो भविष्य है वो बहुत ख़तरनाक दिख रहा है, वो बहुत नकारात्मक दिख रहा है। तो इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए, वो तो एक बड़ा सवाल है। पर ये है कि पुष्कर सिंह धामी ये सांप्रदायिक राजनीति का इसको एक बहुत नीचे की गहराई तक ले जा रहे हैं, जो बहुत घृणा के योग्य है, नफ़रत के योग्य है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में सर देखिए तो मुसलमानों की जनसंख्या भी बहुत कम है। बाकी अगर राज्यों से तुलना करें, यूपी से तुलना करें, बिहार से तुलना करें या बंगाल से तुलना करें, तो वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत कम है जी। तो ऐसा कोई बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कंडीशन में भी नहीं है मुसलमान, अगर ऐसे कहा जाए, अगर इस भाषा में बात की जाए, तो इतनी संख्या उसकी नहीं है, उनकी नहीं है कि वहाँ पर कोई बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट कर सके। उसके बावजूद लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। गुजरात में जब दंगे हुए थे, आप उस समय काफ़ी एक्टिव थे, आप वहाँ गए, बाद में आपने किताब भी लिखी और देखा है सारा गुजरात मॉडल को एस्टेब्लिश किया गया और उसके बाद MP मॉडल बना, उत्तराखंड मॉडल बन रहा है। थोड़ा विस्तार से ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, इसका उद्देश्य क्या होता है और ये कहाँ तक पहुँचता है, थोड़ा विस्तार से मैं समझना चाह रहा था। देखिए, जैसे आपने गुजरात की याद दिलाई, तो गुजरात में उस समय ये नई नई बात चल रही थी कि ये हिंदू राष्ट्र की प्रयोगशाला, और मैं गुजरात के गांव में गया हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ नौकरी की है, आप भी गए ही होंगे। तो सबसे पहले जो ये बोर्ड्स मैंने देखे, हिंदू राष्ट्र नु फलाना गांव आप लोग स्वागत करे छे, या इस तरह का जो देखा मैंने, वो सबसे पहले गुजरात में ही देखा। अब तो बहुत जगहों पे दिखने लगा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं वही कह रहा था कि वो शुरुआत थी, और अब उसकी परिणति आप देखिए कहाँ हो रही है। इस गुजरात मॉडल में लोग कितना सेग्रीगेट हो रहे हैं। जो लोग मिलजुल कर रहते थे एक समय पे, उनमें नफ़रत की दीवारें, सामाजिक दीवारें, ये बहुत गहरी होती जा रही हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जब ये दीवारें सामाजिक मेल जोल को रोकती हैं तो वो समाज बहुत पिछड़ जाता है। तो उत्तराखंड में अब ये एक नया प्रयोग पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। भले ही वहाँ मुस्लिमों की संख्या 3% के करीब है, पर वो ये प्रयोग कर रहे हैं कि 3% भी है तो इनके नाम पर हम अपनी सांप्रदायिकता को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जिस प्रकार का दिमाग चलता है, उनके दिमाग में एक ही बात है कि नफ़रत की राजनीति को कैसे मजबूत करें। गुजरात में 8-9% थे तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, यहाँ 3% है तो ये दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। और बाकी जगहों पे भी हमने जो देखा कि इस दिशा में ये जो लोग प्रयोग करते हैं उसकी बहुत गहराई होती है। गहराई मतलब मेरे ख्याल से इसका प्लानिंग RSS की शाखाओं में, RSS के हेड ऑफिस में लंबे टाइम तक होता है कि यहाँ इस प्रदेश में सांप्रदायिकता बढ़ाना है तो उसके लिए कौन सा सबसे अच्छा रास्ता रहेगा। तो ये कोई अचानक होने वाली बात नहीं है। ये सांप्रदायिक राजनीति के पीछे जो दिमाग चलता है वो बहुत
गहरा रहता है और उसकी शुरुआत शायद आरएसएस के हेड ऑफिस से होती होगी, फिर वो कन्वेयर बेल्ट एक से जगह दूसरी जगह आकर वो आखिर में किस प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति समाज में होती है, वो दूसरी बात है। इसमें एक और बात देखिए सर कि उत्तराखंड की समस्याएं बहुत ज़्यादा फोर पर है। जी जैसे विस्थापन वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। जी उत्तराखंड से लगातार लोग आ रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली में तो एक पूरा आपको मिल जाएगा, समाज मिल जाएगा जो उत्तराखंड से यहाँ आया हुआ है। जी और इसमें एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो किसी भी रोजगार की तलाश में आए थे, जिनके पास कुछ नहीं था, चूंकि वहाँ पानी नहीं है, चूंकि वहाँ रोजगार नहीं है, पहाड़ों पर जाने के रास्ते नहीं थे, तो लोग किसी तरह से दिल्ली आए। दिल्ली में फिर धीरे धीरे अपनी दाल रोटी किसी तरह से इंतजाम की। मैं जानता हूँ, ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत छोटी नौकरियों से या बहुत छोटे काम से शुरू किया, फिर अगली पीढ़ी थोड़ा बहुत पढ़ लिख गई, तो 2-3 पीढ़ियाँ हो गई यहाँ पे। और ये प्रोसेस आज भी लगातार चल रहा है। हमारे दोस्त हैं विनोद कापरी जी, उनकी एक फिल्म अभी आई थी और कमाल की फिल्म आई थी, वो इसी विस्थापन की समस्या को बताने के लिए कि उस गाँव में अंत में सिर्फ एक बूढ़ा और बूढ़ी बच जाते हैं और कोई बचता ही नहीं है। इसके पहले पंकज बिष्ट हम लोग के सीनियर राइटर हैं, उनका उपन्यास है उस चिड़िया का नाम, वो पूरी विस्थापन की समस्या को कायदे से बताता है। अभी अंकिता भंडारी केस हुआ, वो आपने देखा, वीआईपी और हत्या सारा कुछ, और अचानक से अंकिता भंडारी केस को लेकर भी अभी काफी ज्यादा महापंचायत होने वाली थी और काफी सारा शोर, और उसी बीच में एक के बाद एक सांप्रदायिक घटनाएं आना शुरू हो जाती हैं। ये आपने बहुत गहरी बात की है कि जो सांप्रदायिक राजनीति को मजबूत किया जाता है उसके बहुत सारे कारण हैं, और एक बेसिक कारण तो यही है कि जो बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी, गरीबी, इन चीज़ों से ध्यान हटाना। और अभी जो ये हुआ है उत्तराखंड में, अचानक तेज़ी लाई गई है, उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अंकिता भंडारी का जो केस है वो इतना गैर मानवीय है और उसमें कई इनके बड़े लीडर इन्वॉल्व हैं। तो उस अंकिता भंडारी की लकीर को छोटा करने के लिए ये बड़ी लकीर खींची जा रही होगी, ऐसा मेरा अंदाज़ है। और ये भी उनका एक तरीका है, क्योंकि उन पर जब भी संकट आता है तो कुछ न कुछ ऐसा खड़ा कर देते हैं कि ध्यान उनसे हटकर दूसरी जगह पे चला जाए, और फिर समाज का भी जो सोचना रहता है वो उनके सामने जो परोसा जाता है उसी के आधार पे ज़्यादा सोचते हैं। तो अभी मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि अंकिता भंडारी का इतना गैर मानवीय जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं हो रही, क्योंकि ये बड़ी बड़ी चीज़ों को खड़ा कर दिया गया है जिसके आधार पे वो ज़्यादा हेडलाइन ग्रैब कर रही हैं, हेडलाइन में ज़्यादा आ रही हैं, और अंकिता भंडारी भी ये कर रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि एक तीर से दो निशाने चल रहे हैं। एक तो अंकिता भंडारी के केस को थोड़ा पृष्ठभूमि में डालना, और दूसरा उनका जो मूलभूत एजेंडा है हिंदू राष्ट्रवाद का, उसको तेज करने के लिए इस समय पर वो करना। तो इनका एक बहुत चालाक खेल रहता है जिसमें तीसरा भी मैं चाहूँगा आप अगर आपको लगे तो उसको जोड़िए कि उत्तराखंड में जिस तरह से पूरा एक टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप की गई जी, उसके चलते तबाहियां जो आई हैं, पहाड़ कटे हैं, लगातार लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, और बहुत सारी ज़मीन दिल्ली और दीगर जगहों के कैपिटलिस्ट ने वहाँ खरीदी है, कैपिटलिस्ट क्या मिडिल क्लास ने भी वहाँ पे खरीदी है, और ज़मीन की लूट एक तरह से पूरे देश में जो चल रही है वो उत्तराखंड में एक दूसरे ही लेवल पे चल रही है जी। तो ये सब दबा रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हिंदू मुसलमान लगातार होता रहे। वही आप तीसरी जो बात जोड़ रहे हैं वो उसमें ज़रूरी है। और ये बात भी है कि इन पहाड़ों में या जो टूरिज़्म की जगहें हैं, दूसरा तो कोई रोज़गार होता नहीं है, तो गरीब लोगों के लिए तो कोई रास्ता है नहीं। तो ये जो बड़े बड़े लोग वहाँ ज़मीनें खरीदेंगे तो उसमें टूरिज़्म के आधार पे वो खूब सारा प्रॉफिट और वो करने के लिए अभी दौड़ा भागी है। और इसमें अगर सांप्रदायिक समस्या को लाया जाए तो बहुत शक्यता है कि बहुत संभावना है कि वहाँ के जो मुसलमान रेसिडेंट हैं वो उन जगहों को छोड़कर उनको वहाँ से निकाल दिया जाए। यही तो बात वो कर रहे हैं, यही कोशिश कर रहे हैं, यही वो कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो बड़े पूंजीपति हैं या दूसरे लोग हैं वो वहाँ ज़मीनें खरीद के अपने व्यापार को बढ़ा सकें, अपनी समृद्धि को बढ़ा सकें। और ये जिस प्रकार की राजनीति आती है उसमें अशोक आपने ख्याल किया होगा कि बीच में ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, वो हमेशा हमें बैकग्राउंड में रखना चाहिए कि हमारा संविधान कहता है कि अमीरी और गरीबी के बीच में भेद को कम करना चाहिए। और ये जो अमीरी गरीबी का भेद है पिछले 12 साल में बहुत बढ़ रहा है। ऑक्सफैम तो यहाँ कहता है कि 1% लोग 40% से ज़्यादा प्रॉपर्टी कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल, और नीचे के 40% 50% लोग 2-3% प्रॉपर्टी भी। तो ये अमीर गरीब के भेद को बढ़ाना इस सांप्रदायिकता का
इस सांप्रदायिक राजनीति का एक साइड इफ़ेक्ट है या बाई प्रोडक्ट है, जो भी आप कहिए। तो जो गांधी कहते थे कि हमारी नीतियाँ पंक्ति के आखिरी व्यक्ति को देखकर बनाई जानी चाहिए, ये उसके उलट इनकी नीतियाँ हैं जो पंक्ति के सामने वाला व्यक्ति है उसको ही पूरा नज़र में रख के अपनी नीतियों को बढ़ाया जाए। एक चले उत्तराखंड से थोड़ा बंगाल की तरफ, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है और अचानक चीज़ें बहुत तेज़ हो गई हैं, चाहे वो कम्युनलिज्म का मामला हो, चाहे SIR का मामला हो। अभी ममता बनर्जी आई भी थी दिल्ली में, बाकायदा गाउन वगैरह पहन के वो सुप्रीम कोर्ट में जिरह की उन्होंने। बंगाल को जीतने के लिए जो ये पागलपन है इनका, इसमें घुसपैठियों की बात और बाकी सब, एक मोटा आपका कमेंट चाहूँगा, फिर कुछ सवाल जवाब। देखिए, ये बंगाल का ऐसा है कि बंगाल में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन अच्छे परसेंटेज, इसीलिए मैं सीधे बंगाल लेके गया कि यहाँ 4% है और वहाँ ठीक ठाक परसेंटेज है। ये कंट्रास्ट आपने बताया वो काफ़ी ये है। और उसमें बीजेपी अपने पाँव नहीं जमा पा रही बहुत सारे कारणों से, क्योंकि बीजेपी जो जीतती है वो 29-30% पे भी जीत जाती है। तो उनका कोशिश यही है, वैसे तो हर जगह वो कोशिश। सर, एक काम में तो सफल हुए हैं वो कि कांग्रेस और CPM पूरी तरह से गायब हो गई और मुख्य विपक्ष तो वहाँ पर बनी गए। बिल्कुल, पर देखिए, ये हर एक राज्य में अपने पैर जमाना, ये तो उनका मुख्य उद्देश्य है। होना भी चाहिए, हर पार्टी का होना चाहिए। आप केरला में देखिए जी, केरला में तो इनको कुछ सफलता नहीं मिल रही, पर RSS की शाखाओं का परसेंटेज वहाँ बहुत ज़्यादा है, लगातार बढ़ा है। और वो बंगाल में इसलिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, जैसे हमारे गृह मंत्री ने कहा था ना, ये टर्माइट्स हैं, घुसपैठिए। अब आप अशोक ये देखिए कि एक बांग्लादेशी और एक बंगाली, उसमें क्या फ़र्क मिलेगा आपको? आप उस पूरे रीजन में गए होंगे, कई बार मैं भी गया हूँ, तो आप पहचान नहीं सकते कि ये व्यक्ति मूल रूप से आसाम का है कि बंगाल का है कि बांग्लादेश का है। और उनका कल्चर और उनका मेल जोल का वो भाषा और ये सब है, तो उसका सहारा लेकर ये मुसलमानों को और टारगेट करना, और मुसलमानों को टारगेट करते हैं, ध्रुवीकरण के कारण फिर इनको जो वोटिंग परसेंटेज इनका बढ़ जाता है और इनको पूरे देश में कब्जा करना है। तो बंगाल क्यों छोड़ेंगे? बंगाल में इस आधार पे कर रहे हैं। जैसे पड़ोस के उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में, बंगाल के बाद उड़ीसा पे ही जाता। हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो उड़ीसा में भी देखिए, तो उड़ीसा में भी उन्होंने क्या किया कि वहाँ जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है वो भी बहुत बड़ी नहीं है, पर उसको टारगेट करके उन्होंने, और परसिक्यूटेड कम्युनिटी है एक ज़माने में। मतलब आप लोगों को तो याद ही होगा कंधमाल और उसके आसपास जिस तरह से एक पूरा हत्याकांड चलाया गया था, 400 गांव प्रभावित हुए थे, कितने लोग। आज भी हर साल वो लोग उसका एक फंक्शन करते हैं, मैं गया था एक बार उसमें। जी। और आज भी कितने सारे लोग हैं जो विस्थापित हुए और लौट कर नहीं जा पाए। देखिए, उस समय हमारे नेशनल सॉलिडारिटी फोरम ने एक रिपोर्ट बनाई थी जस्टिस AP शाह के नेतृत्व में, तो उसमें भी हमने यही देखा कि कितने लोग, 70,000 क्रिश्चियंस विस्थापित हो गए, 300 चर्चेस पर हमला हुआ। उस समय मुझे लगा कि इसके बाद बीजेपी पावर में आ जाएगी, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके बाद लंबे समय तक नहीं आई। पर उनका जो काम है उसको एक मजबूती मिलना चालू हो गई और उसका प्रभाव अभी हमको दिखा। तो इनका तो हर जगह, जैसे मैंने कहा, ये नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं, कहाँ क्रिश्चियंस के खिलाफ, कहीं मुसलमानों के खिलाफ, कहीं देवभूमि के नाम पे, कहीं ये बॉम्ब ब्लास्ट के नाम पे, ये अलग अलग चीज़ें ढूंढ लेते हैं। तो बंगाल में इनका, जो आपका शुरू का सवाल था, बंगाल में काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं, और जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि उन्होंने एक तरफ से CPM और दूसरी तरफ से कांग्रेस, इनको पूरा एक समाप्त करने की कोशिश की है, और ममता बनर्जी अपनी पूरी हिम्मत से इनका मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। और ये भी मुझे आश्चर्य होता है कि ममता बनर्जी, CPM, कांग्रेस, ये तीनों वहाँ मजबूती से साथ में क्यों नहीं आ सकते। ये सवाल जो आपने कहा, इस पर मुझे सवाल करना था कि अगर आप बंगाल का इतिहास देखें तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एंट्री तो ममता बहन ने दी थी, और CPM और कांग्रेस को ज़्यादा बड़ा दुश्मन ऐसा अक्सर लगता है कि वो मानती हैं, ज़रा सा भी छूट देने को तैयार नहीं है। तो एक खेल ये भी होता है सर कि आप अपना दुश्मन भी खुद चुनना चाहते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब बीजेपी ध्रुवीकरण करती है, पोलराइजेशन करती है, तो दूसरे जो वोट हैं, जो नॉन बीजेपी के वोट हैं, वो भी पोलराइज होके एक ही जगह पड़ते हैं। करेक्ट। उनको लगता है कि हम बिखर गए तो हम टूट जाएंगे या फिर बीजेपी आ जाएगी। मतलब ये डर भी तो दिखा के कि बीजेपी आ जाएगी, और उसका फायदा ये मिलता है कि कांग्रेस को वोट नहीं जाते, CPM को वोट नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ ममता जी को वोट मिलते हैं। बंगाल को मैं जानता हूं, अगर नॉर्मल सिचुएशन कहा जाए तो CPM या कांग्रेस 0 पर आने लायक नहीं है,
इनकी ठीक ठाक मेंबरशिप है, इनका ठीक ठाक, कांग्रेस का तो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन सीपीएम का अभी भी ठीक ठाक वहां पर बेस है सारा कुछ, और कांग्रेस का पॉकेट्स में बेस है, तो 10-12 सीटें इनको आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का ध्रुवीकरण होता है उसमें ये जीरो हो जाते हैं। तो ये जो मतलब मैं इस पर आपका कमेंट चाहूंगा कि जिस तरह से इन लोगों ने ममता बनर्जी, जिनको हम सेकुलर मानते हैं, उन्होंने बीजेपी को एंट्री दी थी, पैर रखने की जगह उन्होंने ही दी थी। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक राजनीति की समझ कई पार्टियों में नहीं है, और उनकी अवसरवादिता, खुद का स्वार्थ, ये आइडियोलॉजी, विचारधारा से ऊपर रखते हैं वो। ये एक बहुत दुख की बात है, और जिसके बारे में नेहरू, गांधी बहुत मजबूत थे, वो चीज़ें इस प्रकार की पार्टियों में दिखती नहीं है। और सबसे दुख की बात यही है कि ये पहचानना कि आज राजनीतिक तौर पे, विचारधारा के रूप पे जो पार्टी हिंदू राष्ट्र के नाम पे काम करती है वो सबसे खराब पार्टी है, ये इनको नहीं है। तो ये खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए कि मैं बनी रहूं, यहाँ सीपीएम पहले था तो सीपीएम मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको हटाना, ये एक शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब एक संकीर्ण दृष्टिकोण है जो लंबे समय तक चल नहीं सकता और चलना भी नहीं चाहिए, और देश के लिए बहुत खतरनाक है। वो ममता बनर्जी हो या और कोई किसी प्रदेश के। मैं आपके प्रदेश पे ही आ रहा था, सीधे नाम लेके बात करेंगे। अजित पवार जी की अभी बहुत दुखद और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली जिस तरह से मृत्यु हुई है, वो उस पर हम सब दुखी हैं। लेकिन और अजित पवार जी पर्सनली सेकुलर थे, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वो पर्सनली हिंदू मुसलमान की कोई राजनीति नहीं करते थे, हम सब जानते हैं। लेकिन रास्ता तो बना ही रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। भाई आधी रात को जाकर जो उन्होंने शपथ ले ली थी, बाद में फिर वो लौट आया, वो इस इतिहास में इस रूप में तो दर्ज होगी ही कि उन्होंने भाजपा के लिए दोबारा रास्ता बनाया, भाजपा की सरकार बनाने के लिए। तो इस तरह की जो राजनीति है उसको कैसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा मजेदार है, नीतीश कुमार गए बीजेपी के साथ तो कम्युनल हो गए, लौट आए तो सेकुलर हो गए। टीडीपी चली गई बीजेपी के साथ तो कम्युनल हो गई, लौट आए तो सेकुलर हो गई। तो ये जो अवसरवादी राजनीति है, ये देश में सांप्रदायिकता को इस लेवल पर पहुंचाने में कितनी जिम्मेदार है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। टीडीपी के एक प्रवक्ता एक चैनल पे बैठे हुए थे और बहस ये चल रही थी कि प्रधानमंत्री महोदय लोकसभा में क्यों नहीं आए। तो उन्होंने कहा जो 3 महिलाएं खड़ी थी वहां पर प्रधानमंत्री की चेयर के सामने, वो उनको दांत काट सकती थी। तो यू जस्ट थिंक कि आप बीजेपी के साथ जाकर क्या हो जाते हो। ये टीडीपी की पॉलिटिक्स नहीं है, हम जानते हैं टीडीपी को, लेकिन आप जाते हो तो अच्छा, बीजेपी पे टीडीपी का कोई असर नहीं पड़ता। बीजेपी अजित पवार के चलते सेकुलर हो जाए या ममता के चलते सेकुलर हो जाए या टीडीपी के चलते सेकुलर हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन ये पार्टियां हमने देखा है कि बीजेपी की भाषा बोलने लगती हैं। देखिए, आपने खुद ही शब्द इस्तेमाल किया है, अवसरवादिता। अब राजनीति में क्या है, कई प्रकार के लोग आते हैं, समर्पण के लिए कि मुझे बेहतर समाज चाहिए। कई प्रकार के लोग आते हैं कि मुझे खुद का एक राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखना है। वो उनके चेले चपाटे पूरे जगह पे फैले हुए होते हैं। अब जैसे आप अजीत पवार की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो इनके चाचा जी ने ही कहा था कि एक ये विदेशी महिला है सोनिया गांधी, और उसके आधार पे फिर एनसीपी में पार्टी तोड़ी थी। पार्टी टूटी थी। तो ये लोग, इनमें मेरे ख्याल से खुद के परिवार का, खुद की राजनीति का स्वार्थ। और अडानी से जिस तरह का प्रेम है, अडानी को तो इनकी ये सुप्रिया सुले भाई बोलती है। बिल्कुल। और वो अडानी जो आज हर जगह कब्जा कर रहा है, जिसके प्लेन में नरेंद्र मोदी घूमते हैं, और जिसके बेटे की शादी में नरेंद्र मोदी 3-3 दिन वहाँ रहते हैं गोवा में, तो उसको ये अपना भाई बोलती है। तो ये मेरे ख्याल से सैद्धांतिक, नरेंद्र मोदी भी उनको भाई बोलते हैं, तो भाई का भाई तो भाई हुआ। और उनका वो जो प्लेन का फोटो राहुल गांधी ने दिखाया था, एकदम दिखाता है कि उनके संबंध किस प्रकार के हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी राजनीति में अवसरवादिता बहुत ज़्यादा है, और ये दुर्भाग्य की बात है कि भले ही आज कम्युनिस्ट आंदोलन मजबूत नहीं है, और उसमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ आ गई हैं, बहुत सारे कारण हैं, कास्ट का सवाल है, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उनमें एक प्रकार के आप देख सकते हैं कि सैद्धांतिक तौर पे। सर कैसे मान लिया जाए केरला में सब कुछ अडानी के लिए खोला जा रहा है, कैसे मान लिया जाए? हाँ, वो ठीक है, मतलब ये हम भी एक ज़माने में कहते रहे हैं, लेकिन अब कैसे मान लिया जाए केरला में जिस तरह से खोला जा रहा है, या फिर बंगाल में जिस तरह से लोग सीधे कम्युनिस्ट पार्टी से ममता के साथ भी गए और भाजपा में भी गए, तो कैसे मान लिया जाए इस बात को? देखिए, अब मैं मानना चाहता हूँ इस बात को,
बस वही है कि हाँ हम मानना चाहते हैं, लेकिन क्यों मानना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जब आप कम्युनिस्ट पार्टी में जो लोग आए थे वो सिद्धांतों के लिए आए थे। बाद में खैर एक बार सत्ता हाथ में आ गई और दूसरी चीज़ें आ गई तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चालू करते हैं। केरल का तो वही उदाहरण है। मुझे ये भी लगता है कम्युनिस्ट पार्टी पे बहुत बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी वो किसी स्थिति में है नहीं, मतलब कोई अल्टरनेटिव देने की स्थिति में वो है नहीं। हद से हद उम्मीद करते हैं कि केरल में शायद रिपीट कर ले या बंगाल में कुछ सीटें आ जाएं। त्रिपुरा चला ही गया हाथ से। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। बंगाल से आसाम चलते हैं सर। नहीं, पर इसको मैं थोड़ा हाँ, पूरा कर लीजिए। जी जी बिल्कुल। कि देखिए राजनीति में कई प्रकार के लोग आते हैं और सत्ता में आने के बाद किस प्रकार की अवसरवादिता मजबूत हो जाती है। जब सत्ता आपका प्राथमिक गोल होता है, जब सिद्धांत आपके प्राथमिक गोल होते हैं, तो आप अम्बेडकर सरीका कभी भी इस्तीफा लिए जेब में घूमते हैं और कहते हैं ये मुझे मंजूर नहीं, आई एम आउट। ठीक है, वो एक सैद्धांतिक चीज़ होती थी। जैसे इवन आप आज़ादी के आंदोलन के नेताओं को देख लिए, वो सत्ता के पीछे नहीं थे, वो एक सिद्धांतों के आधार पर लड़ रहे थे। तो आज ऐसे अवसरवादी राजनीतियाँ बहुत हो गई हैं, वो लोकल लेवल पे या इवन रूलिंग पार्टी में तो खैर पूछे ही मत। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे, उसका एक मैं और कारण सोचना चाहता हूँ कि जैसे आज़ादी के आंदोलन में लोगों में एक आदर्शवादिता लोगों में भी आ गई थी, आज ग्राउंड लेवल पे भी जिस प्रकार की चेतना लोगों में है उसमें भी अवसरवादिता का एक है। अभी आप देखिए, गरीबी के उन्मूलन के लिए आंदोलन करके हम अपनी मांगें पूरी कराएं, ये एक बात होती है। और आपको खैरात दी जाती है कि 1500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, 5 करोड़ राशन दिया जाएगा, तो आप बोलते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, ठीक तो चल रहा है। ये जो अवसरवादिता के आधार पे अवसरवादी राजनीति ऊपर आ रही है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणित काम है। असम की तरफ चले, मुझे लगता है हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करें, जिस लेवल पर हिमंता ने पहुंचा दिया है, एक मुख्यमंत्री खुलेआम बात करते हैं कि मियाँ लोगों का नुकसान करना है। मैं ये कंफर्म कर दूं कि मियाँ का मतलब वहाँ पर जो बंगाली मूल के मुसलमान हैं वो है। तो फिर भी आप एक कम्युनिटी को टारगेट तो कर ही रहे हो। बिल्कुल। 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो, या फिर अच्छा ये टिपिकल हमारा मिडिल क्लास बिहेवियर है। मिडिल क्लास को बड़ा मज़ा आता है कि रिक्शे वाला 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो, सब्जी वाला 20 रुपए मांगे तो 18 रुपए दो, लेकिन रेस्टोरेंट में बैठ के आप 100 रुपए का खा के और 10 रुपए 15 रुपए की टिप दे के चले आओ तो उसको बड़ा मज़ा आता है, उसको लगता है उसका क्लास बड़ा हो गया। तो उस मिडिल क्लास बिहेवियर को भी वो वहाँ पे वो कर रहा था। या ये कहना कि इतने लाख वोटर्स हमें काटने हैं और इनको परेशान करना है। और अब देखिए कहीं कुछ नहीं होता है, ना कोर्ट संज्ञान लेता है, ना किसी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है। यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स पे कमेटी है, नस्लवाद पे जो कमेटी है, नस्ली भेदभाव पर, उसने अपनी रिपोर्ट में असम का खास तौर पे नाम लिया है। अभी तो गवर्नमेंट उसको कही देगी कि बेकार की बात है, हम इसको नहीं स्वीकार करते, लेकिन उसके बाद भी नोटिस दी है। और ही इज डेवलपिंग एज अ मॉडल। एक तरफ योगी एक मॉडल के रूप में डेवलप हो रहे हैं, दूसरी तरफ हिमंता डेवलप हो रहे हैं। देखिए, हिमंता तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही खतरनाक लेवल पे ले जा रहे हैं। और आपने जो बात कही, ऐसी चीज़ों का संज्ञान तो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से ले लेना चाहिए ना? और उसका विरोध करना चाहिए। अभी ये तो हर्ष मंदर जी का धन्यवाद, जो ये मामला, हर्ष मंदर पे उसने कहा कि 100 केस करेंगे। 100 केस का, तो खैर वो तो एक बहादुर कार्यकर्ता हैं और उन्होंने इसको कोर्ट में ले गए। उसके अलावा बहुत ज़्यादा आवाज़ उठी नहीं, क्योंकि बंगाल के जो आसाम के मुसलमान हैं और जो बाकी नागरिक हैं, उनको पिछले 8-10 साल में बहुत दबाया गया। आप देखिए NRC की एक्सरसाइज जो उन्होंने की, क्या उसमें केवल मुसलमानों को परेशानी हुई? ऐसे केसेस हुए कि आम हिंदू भी अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए उसको बहुत ये करना पड़ा। और आखिर में ज़्यादा पेपर्स किसके पास नहीं थे? हिंदुओं के पास ज़्यादा पेपर नहीं थे, और मुसलमानों के 10 लाख थे, इनके 12.5 लाख थे। तो ये आसाम में जो प्रक्रिया इन्होंने चालू की, इसकी कितनी आलोचना की जाए वो कमी है। और हिमंत बिस्वा शर्मा, क्या उनकी सब कल्चर है, ये यही कहना पड़ेगा कि ऐसा कल्चर भी हो सकता है कि आप एक मुख्यमंत्री हैं या इवन आम व्यक्ति भी अगर आप हैं, तो क्या आप इस प्रकार की भाषा बोल सकते हैं और खुद के राजनीतिक स्वार्थ के लिए? एक हमारे वहाँ दोस्त हैं हाफिज़ अहमद, उन्होंने मियाँ पे इतनी सुंदर कविता लिखी थी। मियाँ पोइट्री नाम का एक ये भी ट्रेंड वहाँ आया था कि जो अपने दर्द को इसमें अभिव्यक्त करते थे। तो मैं पहले आसाम काफ़ी जाता था ये वर्कशॉप्स के लिए, तो वहाँ यही बताते थे कि वो डाउटफुल वोटर और इसके नाम पे सांप्रदायिक राजनीति बढ़ती रहती है। अब देखिए, वो लोग
इधर आसाम है, इधर बांग्लादेश है, इधर बंगाल है। और शुरू में आसाम में जब यानी एक 150-200 साल पहले खाली जगह थी, तो अंग्रेज़ों ने कहा भाई ये जगह खाली क्यों है? तो बंगाल में कहा कि भाई आप जाओ, उधर आपको ज़मीन मिलेगी, आपको सुविधाएं देंगे। तो वहाँ से बंगाली उधर जाने लग गए और वो सब मेल जोल होने लग गया। फिर बंगाल का पार्टीशन जब बांग्लादेश बना तो फिर वहाँ से गए। तो इतनी मिली जुली एथनिक पॉपुलेशन में लोगों में आप ऐसी बातें करते हैं, वो तो निश्चित रूप से राजनीतिक मोटिव उनका है। हेमंत बिस्वा शर्मा अभी तक तो कांग्रेस में थे जब तक उनको वहाँ सत्ता ये थी। करप्शन में बीजेपी ने ऑब्जेक्शन लिया तो बीजेपी में चले गए। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हम क्या कह सकते हैं अशोक? कहाँ है नैतिक मूल्य, कहाँ है एक आपका क्लियर कट लाइन कि जिससे आप समाज को कुछ दे रहे हैं, समाज में कुछ अच्छा विकास होगा? पूरा अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट को, कुछ एक जगहों को हम छोड़ दें, मणिपुर में इन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रखा, उसके बाद नया मुख्यमंत्री बनाया और अगले ही दिन हिंसा भड़क गई और प्रधानमंत्री बाकायदा संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हमने शांत करा दिया। ये जो सर एकदम मतलब वाइट लाई बोलने का, सफ़ेद झूठ बोलने का जो है, और इस पर सब खामोश रहते हैं, कोई सवाल नहीं करता है। देखिए वैसे नॉर्थ ईस्ट में देखिए तो पहले मुझे आश्चर्य होता था कि वहाँ बीजेपी कैसे पहुँच गई, पर आपको बताऊं पहुंची तो वो ज़्यादातर यही है, मतलब आरएसएस का काम तो था ही वहाँ पे, और दूसरा ये हुआ कि छोटी पार्टियां हैं, वो जो सत्ता में रहता है वहाँ चली जाती हैं, दल बदल सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है। तो वही मणिपुर में आप देखिए ना, मणिपुर का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरे ख्याल से देश के चैप्टर्स में बहुत खतरनाक शर्मनाक इतिहास होगा। जिस प्रकार से वहाँ हिंसा हुई और केंद्र सरकार चुप बैठी रही, कुछ ज़्यादा किया नहीं। तो उसमें अभी जो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट शांत है, वो तो पूरी तौर से अगर झूठ भी बोलें तो एक्सपोज कौन करके आप बताइए? मीडिया उनके साथ है, आपके जैसे चैनल्स हैं, कुछ और चैनल्स हैं जो इस बात को सामने लाएंगे। पर जो मीडिया इनके कंट्रोल में है और जो सोशल मीडिया नेटवर्क इनका डेवलप हुआ है, उसके सामने हम लोग क्या हैं? तो ये झूठ उनका चलता इसलिए है कि उनका मीडिया उनके नियंत्रण में है। और अभी जो उन्होंने जैसे अमेरिका से पैक्ट किया, मैं आपको सवेरे बता रहा था, तो अमेरिका से पैक्ट जो यहाँ के किसानों के लिए एक आत्महत्या के समान है। उसमें किसानों के संगठन की तरफ से वो पूरा एडवर्टीजमेंट जारी कर रहे हैं कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने ये किया। तो ये मैनिपुलेशन ऑफ लोगों की सोच को जो मैनिपुलेट करते हैं, जो चॉम्स्की ने पहले बताया था, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, लोगों के विचारों को मॉड्यूलेट करना। मध्यम वर्ग तो हो ही जाता है, दूसरे वर्ग भी हो जाते हैं, तो इसलिए कोई इसका ज़्यादा विरोध ज़्यादा आएगा नहीं और ये चलते रहेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस को आप खासतौर पे राहुल गांधी युग अगर इसको कहा जाए, जिसमें राहुल गांधी सबसे बड़े लीडर हैं कांग्रेस के पिछले 7-8 साल से कम माना जाए, तो कांग्रेस के पूरे आइडियोलॉजिकल और फील्ड परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीज़ों को जोड़ के आप कैसे देखते हैं? देखिए ये एक कठिन सवाल है, पर एक मैं आपको पर्सनल बात बता दूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले मैं हताश हो गया था, निराश हो गया था। मुझे लगा कि कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ फाशिज्म तो आ ही रहा है। तो राहुल गांधी ने जिस प्रकार से उसके बाद अपने आप को बदला, क्योंकि राहुल गांधी जब राजनीति में आया, जब उसको पप्पू बनाया गया और जब वो भारत जोड़ो यात्रा तक आया, एक आपको बहुत बड़ा जंप दिखेगा। आज जो बात हमें कहनी है वो पूरी वो कह रहा है, पर उस सवाल ये है कि पार्टी जो बिल्ड करने का तरीका होता है वो शायद कांग्रेस में मिसिंग है। पुराने कई नासूर उसमें खड़े हैं जिनको हटाना मुश्किल होगा। राहुल गांधी अपनी नई टीम बनाएंगे, तब तक क्या होगा पता नहीं। पर राहुल गांधी से समहाउ मुझे तो उम्मीद है कि कम से कम एक व्यक्ति के रूप में वो एक सही बात आज बोल रहे हैं जो हमको बोलने की ज़रूरत है। पर सवाल ये है कि पूरी कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो उसमें काफ़ी थोड़े लोग हैं जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं, और कई नए नौजवान नेता भी आ रहे होंगे, जैसे ये गुजरात के कौन से अपने हैं, मेवानी, जिग्नेश मेवानी टाइप है, कन्हैया कुमार टाइप है। मैं इनको
सलाम करता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर पूरी कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो इसमें काफ़ी गड़बड़ है। पर फिर भी एक बात है कि कांग्रेस के ज़्यादा लोगों को धर्मनिरपेक्षता शब्द तो याद है, ये इस बात से कोई इनकार नहीं है। तो ये पूरे संतोष की बात नहीं है कांग्रेस पार्टी में अभी जो हो रहा है। संतोष ये है कि राहुल गांधी की अगर ये यात्रा चलती रहे, ज़्यादा नौजवान उनके साथ जुड़ते रहे, तो एक बहुत बड़ी उम्मीद खड़ी हो सकती है। जी, गुजरात में अपने जिग्नेश मेवानी का नाम लिया, लेकिन गुजरात से मेवानी के साथ 2 युवा और आए थे, अल्पेश ठाकुर आए थे और हार्दिक पटेल आए थे, और वो दोनों आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। कुछ समय पहले तक वो ऐसे ही, जिग्नेश एक अलग तरह का लड़का है, मैं जानता हूँ, तो जिग्नेश से हमको ज़्यादा उम्मीदें हैं। बातें तो ये ऐसी हैं सर कि घंटों की जाए तो भी ख़त्म नहीं होंगी। आज हमारे पास इतना ही समय था जी। और कोशिश करूँगा कि अगली बार जब आप आएँ तो बैठकर एक लंबा पॉडकास्ट 1-1.5 घंटे का किया जाए। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ और वहीं पर बात ख़त्म कर देंगे। 10 साल बाद दुनिया को आप कहाँ देखते हैं, देश को और दुनिया दोनों को? आप कठिन सवाल ज़्यादा पूछते हैं। सर आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे कठिन सवाल? ऐसा है कि अभी तो दुनिया जिस मोड़ पे खड़ी है वो बहुत ख़तरनाक है। एक तरफ तो भारत, मैं तो ज़्यादा उसी के बारे में देखता रहा, सोचता रहा, पर अभी दुनिया के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी हो गया है कि जब से ये एक तो इज़राइल का अत्याचार चालू हुआ पैलेस्टाइन पे, इतना अमानवीय है, शायद मानव इतिहास में सबसे खराब घटना होगी। बिल्कुल, ऐसा मुझे लगता है। आधुनिक इतिहास में तो है ही, आधुनिक इतिहास में है। और कोई कैसे स्वीकार कर सकता है? बच्चे भूखे मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे आप बमबारी कर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा। ऊपर से फिर ट्रंप आ गया। ट्रंप और मोदी वास्तव में दोस्त हैं, नेचुरल फ्रेंड्स हैं। और जिस प्रकार की नीतियां वो देश में लगा रहा है, मुझे तो अशोक आश्चर्य हुआ, प्रेसिडेंट बनने के बाद से रोज़ नई नई पॉलिसी आने लग गई। अभी मैं ग्रीनलैंड लूँगा, और इनमें से किसी पर संसद या सीनेट में डिस्कशन नहीं हुआ। अभी मैं ग्रीनलैंड लूँगा, अभी वो डिएगो गार्सिया नाम का आइलैंड है, वो भी मेरे को चाहिए। अब मैं तो रोज़ अखबार केवल इसलिए पढ़ता हूँ कि कब वो क्लेम ना कर दे कि भारत भी मुझे चाहिए। तो राम पुनियानी जी का घर बहुत सुंदर है, वो भी मुझे चाहिए। खैर मेरा घर ले ले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अशोक के यहाँ रह जाऊँगा। एकदम स्वागत है। तो सवाल ये है कि आज दुनिया नकारात्मक बहुत दिख रहा है। और जैसे एक समय वियतनाम पे आक्रमण हुआ, बर्ट्रैंड रसेल खड़े हुए, उन्होंने एक वॉर ट्रिब्यूनल बनाया, बिल्कुल, और एक नैतिक बल पे उन्होंने दुनिया को संदेश देने की ट्राई की। यूनाइटेड नेशंस बना। मैं बचपन में तो यूनाइटेड नेशंस के मॉडल को अपना सपना मानता था कि दुनिया में ऐसा ही एक होना चाहिए संगठन जो पूरे दुनिया के सभी देशों के बीच को डेमोक्रेसी को करे। आज कहाँ है यूनाइटेड नेशंस? उसके बदले तो ये क्या एडवाइज़र ग्रुप बना रहे हैं आपके ट्रंप जी। तो मैं तो आज तो मुझे आज ज़्यादा उम्मीद वो 50-50 आशावादी के तौर पे कहता हूँ, पर अभी तो हम बहुत ख़तरनाक मोड़ पे खड़े हैं। हम लोग बचपन में वो फिल्म का गाना सुनते थे, एटम बमों के जोर पर बैठी हुई है दुनिया। तो आज भी वही कंडीशन है, हम एटम बमों के मुहाने पर बैठे हैं, ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हैं। और देश और दुनिया अलग अलग होते हैं, लेकिन इतने अलग भी नहीं होते हैं, जुड़े हुए भी होते हैं जिस तरह का होता है। एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ, और मेरे ख्याल से आप इस बात से तायद करेंगे इस बात की, कि हिंदुस्तान के संदर्भ में बिल्कुल क्लियर है कि अगर सांप्रदायिकता ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही बढ़ती रही, तो हिंदुस्तान की बर्बादी तय है। देश पहले दिलों में बंटता है, फिर ज़मीन पर बंटता है। 47 की भी कहानी यही है, पहले हमारे दिल बांटे गए और उसके बाद जो है देश बंटा। और आज जिस तरह का बंटवारा हो रहा है, पंजाब में आप जाके देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में जो भावनाएं हैं उनको देख लीजिए, साउथ से कभी आवाज़ उठती है। आप सोचिए कि जो लोग मोदी जी के सबसे बड़े भक्त हैं, एक वो यूजीसी का आता है और वो उनको गालियां देना और क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। तो जितने तरह के बंटवारे मुमकिन है, वो हर तरह के बंटवारे हमारे समाज में, हमारी राजनीति में डाल दिए गए हैं। और जब तक ये बंटवारे नहीं ख़त्म होंगे तब तक तो उम्मीद वाकई बहुत कम है। इसीलिए इस देश से मोहब्बत का इस समय मतलब है कि इस देश के अंदर ये जो बंटवारे हैं, इनको जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश किया जाए। आपने तो सारी ज़िंदगी यही काम किया है, हम भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि और भी बहुत सारे लोग इस रास्ते पर सामने आएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।